प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। जयपुर में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर और मेडिकल इंजीनियरिंग और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना का आगाज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जो लोगों को और छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद 60,000 विद्यार्थियों में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली मणिपुर की मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ रुपए और उनके कोच विजय शर्मा को 10 लाख की सम्मान राशि देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई भी दी और कहा कि यह हमारे विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया जा रहा है और यह पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व में ही संभव हो पाया है कि कोरोना की महामारी ने जहां बड़े विकसित और ताकतवर देशों को असहाय कर दिया, हमारे देश ने कोरोना का मुकाबला पूरी बहादुरी से किया। मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ व सबके विकास का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल जी की प्रेरणा हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के बावजूद सरकार निराश नहीं है। तोमर यहां कृषि उद्योग प्रदर्शनी एग्रो विजन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस मौके पर मौजूद थे। गडकरी इस पहल के मुख्य संरक्षक हैं। मंत्री ने कहा कि हम कृषि संशोधक कानून लाए, किंतु कुछ लोगों को ये कानून पसंद नहीं आए, जो आजादी के करीब 70 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया एक बड़ा सुधार था। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी सरकार इससे निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हटे और हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि एक क्षेत्र जहां सबसे कम निवेश हुआ है वह कृषि क्षेत्र है। तोमर ने कहा कि निजी निवेश अन्य क्षेत्रों में आया, जिससे रोजगार पैदा हुए और सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्योगों का भी योगदान बढ़ा। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस क्षेत्र में मौजूदा निवेश से व्यापारियों को फायदा होता है, न कि किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने साल 2001 में आए भूकंप का भी जिक्र किया और कहा कि मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। गुजरात के सिख संगत हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व मनाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पीएम ने कहा कि दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान से सम्मान गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। पीएम ने पूछा कि गुरु कृपा इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। कच्छ में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब का जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाई बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारा आजादी का संग्राम, जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी में नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू की संभावनाओं पर विराम लगाते हुए साफ किया है कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की स्थिति सभी राज्यों से बेहतर है, यहाँ नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने ये बातें तब कही जब शनिवार को वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर यह बयान आया है। इसको लेकर पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और तमाम अधिकारियों ने इससे निपटने को लेकर समीक्षा भी की थी। इसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाया जा सके। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई कर्फ्यू लगाई जाएगी, बल्कि कोरोना गाइडलाइन को सख्त किया जाएगा। बिहार सरकार नए वेरिएंट को देखते हुए आम लोगों के लिए खास तौर पर जो गाइडलाइन उन्होंने तैयार की है और आगे उसमें तैयारी की जा रही है। फिलहाल ओमिक्रॉन की समीक्षा की जा रही है, इसके बाद ही गाइडलाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा। जयपुर में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अंतर का पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस के सिलेक्टेड ट्रेनर्स दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, जो 26 से 28 दिसंबर तक शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। कांग्रेस के लिए इस कैंप की ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि मंत्रियों की पीसीसी में होने वाली जन सुनवाई भी स्थगित कर दी गई। अलग अलग सेशन में इस तरह के लेक्चर्स और शॉर्ट फिल्म दिखाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा। फिर उन्हें अपने अपने जिलों में आम जनता के बीच जाकर जो सीखा है वही पाठ समझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि कांग्रेस विचारधारा, पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को जनता खासकर युवाओं तक पहुंचाया जा सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का स्टेट लेवल ट्रेनिंग कैंप कल से शुरू होने जा रहा है। इस कैंप के कारण 27, 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेसी कमेटी मुख्यालय में होने वाली मंत्रियों की जन सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब पीसीसी में मंत्रियों की अगली सुनवाई नए साल पर 3 जनवरी को ही होगी। गहलोत मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों, विधायकों, एआईसीसी सदस्यों, पीसीसी पदाधिकारियों और पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, सिलेक्टेड कार्यकर्ताओं और कैंप में उनको बुलाया जाएगा और यहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट व स्मार्टफोन, बोले यह तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। जयपुर में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा की जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को गाजियाबाद में आएंगे। वह यहां रोड शो करेंगे। इसे लेकर रोड शो की सड़कें भी चमका दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ और आगरा के कार्यक्रमों में शामिल होकर 25 दिसंबर की शाम 5:35 पर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से वह कार से कालकागढ़ी चौक पहुंचेंगे, जहां से भाजपा की जन विश्वास यात्रा का रोड शो शुरू होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रहेंगे और फिर रात 8 बजे के आसपास लखनऊ रवाना हो जाएंगे।
भाजपा की इस यात्रा के मद्देनजर गाजियाबाद में आज कई रास्तों पर वाहन का रूट डाइवर्ट रहेगा। सुबह 7 बजे से ही मेरठ में से आने वाले सभी प्रकार के वाहन मोहिनीपुर और रोक दिए जाएंगे और ये वाहन जो है खरखौदा, हापुड़, पिलखुआ होते हुए गाजियाबाद की तरफ जाएंगे। इसके अलावा गाजियाबाद शहर के भीतर दोपहर 3 बजे से डायवर्जन शुरू होगा। भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि जन विश्वास यात्रा का 3 विधानसभा क्षेत्रों में 50 स्थानों पर स्वागत होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर और अन्य सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। रथ के साथ 10 कारों में यात्रा से जुड़े व्यवस्थापक रहेंगे। हंस इंटर कॉलेज, शनि चौक, लाजपत नगर में सभाएं होंगी। कालकागढ़ी से करीब 2 किलोमीटर लंबी जन विश्वास यात्रा निकाली जाएगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में आज से कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं और रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बीच अहमदनगर जिला प्रशासन ने नियमों को सख्त करते हुए पूरे जिले में नो वैक्सीन नो एंट्री नियम लागू कर दिया। इसके तहत वैक्सीन की दोनों डोज के बिना किसी भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, सब्जी मंडी, इवेंट में एंट्री पर लोगों की पाबंदी लग गई है। अहमदनगर जिला प्रशासन ने सोमवार को बरनेर तहसील के तकली ढोकेश्वर गांव में स्थित आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद ये फैसला लिया है। जिलाधिकारी राजेंद्र भोसले ने कहा है कि पिछले 3 दिन और 4 दिनों में 19 स्टूडेंट जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश में बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं था और कुछ में केवल हल्के लक्षण नजर आए। स्कूल में 5वीं से 12वीं कक्षा के 400 से अधिक स्टूडेंट हैं, जिनको सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इस साल क्रिसमस में अपने घर नहीं जा पाएंगी। ईडी ने उन्हें इंडिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी है। जैकलीन कॉमन मैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की मामले में नाम आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी जैकलीन से कई बार पूछताछ कर चुकी है। कॉनमैन की तरफ से दिए गए सारे गिफ्ट को ईडी ने जब्त करने की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। जैकलीन को ईडी ने इससे पहले भी इंडिया से बाहर जाने से मना कर दिया था। एक्ट्रेस को अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते रियाद जाना था, लेकिन ईडी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया था। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि मामले में जांच अभी चल रही है और उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली, इस कारण वह इंडिया से बाहर नहीं जा सकती हैं। इस मामले में कॉनमैन ने जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा श्रद्धा कपूर, शिल्पा शेट्टी, हरमन बावेजा जैसे बॉलीवुड स्टार के नामों का भी खुलासा किया है। सुकेश ने अपने स्टेटमेंट में ईडी को बताया कि वह हरमन बावेजा को जानते थे और उनकी अगली फिल्म कैप्टन को जो है को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को लीड रोल में साइन करने की बात हुई थी। उसने ये भी कहा है कि शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा को जेल से छुड़वाने के लिए उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था। भारतीय मूल के लोग दुनिया भर में परचम लहरा रहे हैं। गूगल और ट्विटर जैसी दर्जनों टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ इंडियन ओरिजिनल के हैं और जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के व्यक्ति ने झंडा बुलंद किया है। 64 साल के नरेंद्रन जोडी कोलापेन ने दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ पे नियुक्ति मिली है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनकी नियुक्ति की है। इसके लिए कई राउंड इंटरव्यू भी लिए गए थे। नरेंद्रन इससे पहले भी 2 बार टॉप बेंच में शामिल होने के लिए अप्लाई भी कर चुके थे, लेकिन उन्हें तीसरी बार में सफलता मिली है। उन्हें जो है बेहतरीन करियर होने के कारण इस पद के लिए चुना गया है। सर्वोच्च न्यायपीठ में 2 पदों के लिए 5 जजों ने अप्लाई किया था। कोलापेन के अलावा अमेरिकी मूल के रमाका स्टीवन मथोपक की भी नियुक्ति की गई है। दोनों ही 1 जनवरी 2022 को नए साल में अपना पद ग्रहण करेंगे। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 150
50 करोड़ नहीं बल्कि 170 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस एंड कस्टम और आयकर विभाग के अफसर भी एक छापे में मिले इतने कैश को देखकर हैरान है। बरामद रकम की गिनती के लिए 13 जो मशीनों को है वो लगाना पड़ा है और लगातार 36 घंटे तक काम करना पड़ा। एक सीनियर अफसर ने कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी में इतना कैश कभी नहीं देखा। इधर कानपुर से सटे कन्नौज में इत्र कारोबार से ही जुड़े 2 कारोबारियों रानू मिश्रा और विनीत मिश्रा के यहाँ देर रात सीबीआई और आईटी की टीम ने छापे मारे हैं और इनके यहाँ से कार्रवाई भी चल रही है। फिलहाल इनके यहाँ से क्या बरामद हुआ है इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि इन दोनों का भी पीयूष जैन से कनेक्शन है। शुक्रवार देर रात 1 बजे तक नोटों का जो है जैन के घर पर आरबीआई चेस्ट तक ढोने का काम चलता रहा और नकदी को 42 बड़े बक्सों में भरकर कंटेनर में पुलिस सुरक्षा में भेजा गया। जैन के घर से सोने के बेशकीमती कई जेवर भी मिले हैं और इन्हें बक्सों में सील कर लिया गया। एक लॉकर के साथ कई डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए हैं। अभी सीबीआईसी और आईटी के अफसर पीयूष जैन के घर पर ही हैं। शनिवार को भी जांच जारी रहेगी। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं और कानपुर में उनके घर में छापेमारी के बाद पीयूष के बेटे प्रत्युष को लेकर सीबीआईसी और आईटी के अफसर शुक्रवार शाम को कन्नौज स्थित घर पहुंचे थे। यहाँ पर सिर्फ 2 कमरों की तलाशी में टीम को 4 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी भी घर के अंदर कई कमरे बंद हैं। घर के बाकी कमरों में भी भारी मात्रा में कैश मिलने की उम्मीद है। इनकी तलाशी के लिए अफसरों की एक्स्ट्रा टीम भी बुलाई गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया है। शनिवार को इस घर में सर्चिंग का काम किया जाएगा। इसके बाद ही यहाँ मौजूद कैश और दस्तावेज का खुलासा हो पाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट व स्मार्टफोन। बोले यह तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट दिया है। जयपुर में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों को हिंदू बनाम हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदू बनाम कट्टर हिंदुत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई। पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है। हालांकि धमाके से पानी की पाइपलाइन फट गई जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक बह गया। डीजीपी का कहना है कि मामले की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है क्योंकि टिफिन बम की भी आशंका है। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने चंडीगढ़ में बताया कि हमले के पीछे ड्रग माफिया, गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि धमाके में मारा गया गगनदीप ही कोर्ट में बम प्लांट करने के लिए गया था। वह पहले नशे के केस में पकड़ा गया था। जेल जाने पर उसकी ड्रग माफियाओं से साठगांठ हुई। माफिया के बाद वह टेरर की तरफ चला गया। इस दौरान ही वह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि गैंगस्टर के संपर्क में आया। डीजीपी ने कहा कि गगनदीप को बम कहीं और प्लांट करना था और वह बाथरूम में बम के तार जोड़ने के लिए गया था। असेंबल करते ही वक्त बम फट गया। गनीमत यह रही कि उस समय गगनदीप वहां अकेला था। मृतक के शरीर की पोजीशन को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में गगनदीप अकेला इस साजिश का हिस्सा लग रहा था, लेकिन इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस को लुधियाना में सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं जिनकी जांच की जा रही है।
यूपी की सियासत में महिलाओं की भागीदारी तय करके आधी आबादी में जगह बना रही कांग्रेस पार्टी की नजर अब दलित वोटरों पर है। इसके लिए पार्टी मुहिम यात्रा की शुरुआत कर रही है। यात्रा की शुरुआत जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली दलित महासम्मेलन से होगी। इस महासम्मेलन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल होंगे। दलितों की आबादी पंजाब के बाद यूपी में सबसे ज्यादा है। इस आबादी का सियासी वजूद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वोट बैंक किसी भी दल के लिए सत्ता का आधार बन सकता है। यूपी में दलितों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 23% है और पश्चिम में जाटो और पूर्वी यूपी में हरिजन समाज की आबादी करीब 12% मानी जाती है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इसी कोर वोट बैंक के जरिए बसपा सत्ता पर काबिज होती रही है और अगर ये दलित कांग्रेस के साथ आते हैं तो उसकी किस्मत चमक सकती है। हालांकि दलित वोट बैंक अभी भी बसपा के साथ खड़ा है। हालिया चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बसपा का वोट बैंक उसके साथ जो है मुस्तैदी से खड़ा है। कांग्रेस के इस भीम यात्रा की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर खास फोकस रहेगा। इस यात्रा के केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे और पार्टी के पदाधिकारी दलित आबादी के बीच जाकर चर्चा आयोजित करेंगे। इसमें कांग्रेस के शासनकाल में दलितों को क्या मिला इसकी जानकारी भी दी जाएगी। सुशासन दिवस पर शनिवार को पंचकूला में राज्य स्तरीय सम्मेलन में सीएम मनोहर लाल ने डायल 112 योजना की टीम को प्रथम पुरस्कार अवार्ड दिया। सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत गांव में 15 मिनट में पुलिस पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए सुविधा भी शुरू की जाएगी। उनके लिए वीडियो कॉल की सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके तहत हियरिंग एंड स्पीच वाले व्यक्ति 112 पर 1-2 शब्द एसएमएस कर सकेंगे या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकेंगे। इसके लिए उनके पास स्मार्ट मोबाइल होना चाहिए। मुख्यालय में साइन लैंग्वेज समझने वालों को बैठाएंगे ताकि उनकी शिकायत को सुनकर उन्हें डायल 112 की सुविधा मिले। नई सुविधा के तहत आर्म्स लाइसेंस के लिए रोहतक और पंचकुला में आर्म्स फिजिकल अप्लाई नहीं होंगे, आवेदन ऑनलाइन ही होंगे। आगे के काम पुलिस के वेरिफिकेशन भी आरटीएस के माध्यम से होंगे। आरटीएस के माध्यम से ही उत्तर मिलेगा और इसकी सफलता मिलने के बाद नई नीति बनाई जाएगी ताकि आर्म्स लाइसेंस बनवाने की लंबी दौड़ खत्म हो जाए। सुरक्षा के नाते जिसको आवश्यकता होगी उसे यह दिलवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर गुरुग्राम में अटल की याद में स्मृति केंद्र बनाया जाएगा ताकि लोगों को उनके विचारों से अवगत कराया जा सके। हरियाणा के हाशी शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम सिंह मलिक और उनकी पत्नी सुनीता को 2 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। बहादुरगढ़ निवासी अशोक और सुरेंद्र कुमार उनके घर आए और दुष्कर्म केस में गवाही देने से मना किया। साथ ही कहा कि अगर गवाही दी तो अंजाम बुरा होगा। शिकायत के बाद हाशी पुलिस जांच कर रही है। प्रेम सिंह मालिक ने बताया कि बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 वासी ट्रांसपोर्टर अशोक कुमार और सुरेंद्र कुमार के खिलाफ बहादुरगढ़ थाना में 14 अक्टूबर को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ था। इस केस में खुद और उनकी पत्नी सुनीता मलिक आरोपियों के खिलाफ गवाह हैं। शुक्रवार को आरोपी सुरेंद्र व अशोक अपनी इनोवा गाड़ी में उनके वकील कॉलोनी स्थित घर पर आए। दोनों ने उनको घर आने के बाद कहा कि हमारे खिलाफ जो केस दर्ज है उसमें गवाही नहीं देनी है, अगर गवाही दी तो दोनों को जान से मार देंगे। धमकी की यह घटना उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हो गई है। प्रेम सिंह मलिक के अनुसार आरोपी कई दिनों से लगातार उनको टॉर्चर कर रहे हैं। प्रेम सिंह मलिक ने 2019 में हाशी विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद उनका जीभ काटने की बात करने वाला बीजेपी से निष्कासित नेता गजेंद्र झा से खास बातचीत की और इस दौरान झा अपनी पुरानी बातों को दोहराते रहे। उन्होंने कहा कि आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हूं जो पहले कहा था। गजेंद्र झा ने बातचीत करते हुए कहा कि मांझी ने यह पहली बार गलती नहीं की है। पहले भी उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, फिर उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू के अस्तित्व को नकारा और अब ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान को कोई भी सनातनी धर्म को मानने वाला व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। वह बिना शर्त माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
27 दिसंबर को जीतन राम मांझी के ब्राह्मण दलित एकता भोज पर झा ने कहा कि उस भोज में जाने वाले ब्राह्मण अपने धर्म, अपने कुल की मर्यादा को नष्ट करेंगे। यदि जीतन राम मांझी बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो 27 दिसंबर को होने वाले उनके भोज में मैं भी जाऊंगा, उनके साथ मैं भी खाना खा लूंगा, लेकिन जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके इस भोज का निमंत्रण कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की